नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ, वो है क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मे बी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कभी मोबाइल की प्रॉब्लम है। अगर हम अपना व्हीकल चला रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ जाए, और अक्सर हम कुछ ना कुछ उसके लिए एक्शन लेते हैं जिससे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। बट इम्पॉर्टेंट बात प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होती है कि क्या हमने प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उस पर एक्शन लिया और उसको पूरा कंक्लूड किया, या उसको बीच में कहीं छोड़ के हमने कुछ अरेंजमेंट कर लिया, कुछ जुगाड़ कर लिया। समथिंग एक आसान एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं या मनी हाइस्ट देख रहे हैं, अगर उसके 8 एपिसोड हैं तो अगर हम उसके 3, 4 या 5 एपिसोड देखें तो क्या एक्चुअली में मज़ा आने वाला है? आंसर इज़ नो। तो कुछ कुछ इसी तरह से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कि अगर उसके सारे स्टेप्स अगर हमने फॉलो नहीं किए और उसमें से कुछ स्टेप्स को लिया और उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि प्रॉब्लम बार बार आएगी। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के अपने तरीके हैं। जैसे अगर हम फोर्ड की बात करें तो वो ग्लोबल 8D के बारे में बात करता है। डीमैक एक तरीका है जो 6 सिग्मा में यूज़ होता है, और इस तरह से अलग अलग कस्टमर्स ने और मे भी अलग अलग मैनुअल में बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। तो मैं टोटल 7 अलग अलग टेक्निक से आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। और ये जो पूरी सीरीज़ रहेगी इसकी, वो टोटल 9 एपिसोड की रहेगी, जिसके अंदर ये पहला जो एपिसोड है ये ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को लिया जाएगा, जिसमें जो वाई एनालिसिस रहेगा वहाँ पर और डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कि क्या 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस आ सकती है। तो जो 7 स्टेप है उसमें जो पहला स्टेप है वो है डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो दूसरा है वो है कंटेनमेंट, करेक्शन एंड इंटरिम एक्शन। तीसरा है रूट कॉज एनालिसिस। चौथा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। और उसके बाद जो पांचवा आता है वो आता है इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। छठा है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। जो सातवां है वो बात करता है डॉक्यूमेंटेशन, लेसन लर्न्ड एंड द प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की, डिफाइन द प्रॉब्लम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर हमने प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन नहीं किया तो जो भी कुछ हम आगे 7 स्टेप में करने वाले हैं वो सब बेकार होने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि उसको ठीक तरीके से डिफाइन करें, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी एरिया की हो सकती है। कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वहाँ की हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इशू हो सकता है, फील्ड का कोई फेलियर हो सकता है, मे बी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट की फाइंडिंग हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम थी जिसमें उसने बात की थी 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन के बारे में। तो उसको अगर कंसिडर करें तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम ये ज़रूरी है हमारे लिए, कहाँ से प्रॉब्लम आई, और क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्यों, क्या कारण था इस प्रॉब्लम के होने का। जो उससे अगला क्वेश्चन है वो है कि ये प्रॉब्लम क्या बार बार हो रही है या पहली बार हो रही है, और ये कहाँ पर हुई थी, और ये प्रॉब्लम से किस किस को इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर एक बार इन सारे 6 क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। जो प्रॉब्लम पॉइंट नंबर 2 है, जो स्टेप नंबर 2 है, वो बात करता है कंटेनमेंट, करेक्शन एंड इंटरिम एक्शन। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से पहले जो प्रॉब्लम उसको मैनेज किया जाए और उसके बाद फिर आगे देखा जाए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं जो अक्सर कई बार इंटरमिक्स भी की जाती हैं या इंटरचेंजेबली हम इन वर्ड्स को यूज़ भी करते हैं, करेक्शन, कंटेनमेंट एंड इंटरिम एक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं करेक्शन के बारे में। तो जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी आइडिया ये होता है कि जो प्रॉब्लम आई है उसको हम कैसे ठीक करें, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो करेक्टिव एक्शन नहीं है, बट सिर्फ इतना है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे हाथ में है उसको हम किस तरीके से इमीडिएटली टेक केयर करें। इसमें रिवर्किंग भी हो सकती है, हम कोई रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई मटेरियल को डिस्पोजिशन करना है वो भी कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह का एक्शन है जो भी हम लेना चाहें, वो सब करेक्शन का पार्ट आता है। यानी एक दूसरा वर्ड आता है इंटरिम एक्शन। ये इंटरिम एक्शन वो होता है कि वो हम तब तक इम्प्लीमेंट करते हैं जब तक कोई परमानेंट करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर
एक पाइप है और उसमें से कुछ लीकेज आनी शुरू हो गई, तो इंटरिम एक्शन क्या होगा? इंटरिम एक्शन ये हुआ कि इमीडिएटली हम उसमें कोई टेप लगा देंगे जिससे कि पानी लीक ना करे, राइट? तो वो एक इंटरिम एक्शन हो गया, उसको हम एग्जांपल दे सकते हैं। देन तीसरा आता है कंटेनमेंट एक्शन। जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो उसका इंटेंट ये होता है कि क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम और आगे ना फैले। ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम जो एक जगह नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल हमारा बना है वो कहीं और भी चला जाए या कहीं और भी दिक्कत आ सकती है उसके लिए। तो यहाँ पर हम प्राइमरीली बात करते हैं कि किस तरीके से जहाँ पर भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल सप्लायर एंड पे कुछ मटेरियल पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे कुछ मटेरियल है, इन्वेंट्री में कुछ रखा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है या कस्टमर एंड पे पहुँच गया है, उन सब को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए, वो हम कंटेनमेंट की बात करते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो एक कह सकते हैं कि सबसे एक की स्टेप है, जिसको अगर ठीक से किया तो आगे आने वाले सारे स्टेप्स ठीक से हो जाएंगे। वो है रूट कॉज एनालिसिस। जब हम रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं इंडस्ट्री में जिनको फॉलो किया जा सकता है और उन सबको इम्प्लीमेंट करके हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम आई थी उसका कारण क्या था, और अगर एक बार प्रॉब्लम को हम ठीक से समझ जाते हैं तो उसके ऊपर हम एक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें बहुत सारी टेक्निक की, तो उसमें जो सबसे पॉपुलर और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है उसकी हम बात करें तो वो है बेसिकली 3 लेयर्ड 5 आई एनालिसिस, जिसको 3L 5I भी बोलते हैं। यानी कि हम 3 बातों के बारे में बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये प्रॉब्लम अगर आई तो फ्लो कैसे हो गई बाहर, और उसका सिस्टमिक कारण क्या था, क्या होने का। तो 3 लेयर की बात करते हैं। एंड देन 5 I कि हम हर 3 लेयर में वाई करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, उसका क्या रीज़न था। देन एक और पॉपुलर टेक्निक है इशिकावा डायग्राम, जिसको अक्सर फिश बोन डायग्राम ही बोलते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज PDCA प्लान डू चेक एक्ट को भी यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड देन इसके अलावा FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जहाँ से हम उसको इम्प्लीमेंट करके रूट कॉज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जो चौथा स्टेप है वो आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, कि एक बार जब हमें रूट कॉज का पता लग गया जिस भी टेक्निक को हमने यूज़ किया, अब आगे हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम करेक्टिव एक्शन लें जिससे कि उस प्रॉब्लम को हम हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दें। तो इसके कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो है कि हमें ये देखना है कि जो बहुत सारे एक्शन में उससे सबसे सुटेबल एक्शन कौन सा है जो कि रूट कॉज के रिलेशन में है, और हमें कोशिश करनी है कि जो भी एक्शन लें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको कंसिडर करते हुए जहाँ भी उसका इम्प्लीकेशन आ सकता है उसके हिसाब से लें। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टोटलिटी में उसका इम्पैक्ट आ सकता है, उसको कंसिडर करते हुए करें, रादर देन कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस में ही करें। और इंटेंट ये होना चाहिए कि किस तरीके से एलिमिनेट हो सके वो कॉज, और वो प्रिवेंशन की तरफ हम उसको बात करें। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी करेक्टिव एक्शन ले वो परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए, और अगर हमें कहीं एरर प्रूफिंग को यूज़ करने की ज़रूरत है तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। जो अगला स्टेप आता है, जो 5वां स्टेप आता है, वो आता है इफेक्टिवनेस ऑफ जो भी हमने एक्शन लिया, कि हमने करेक्टिव एक्शन तो ले लिया, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरह से हम उसकी इफेक्टिवनेस को वेरी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वैलिडेट करना चाहिए करेक्टिव एक्शन को, कि विद एविडेंस कि वो एक्चुअली में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। और उसके करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतने पीसीज हम प्रोड्यूस करेंगे या इतनी ड्यूरेशन के लिए 1 महीना 15 दिन हम लगातार चेक करेंगे, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एक्चुअली में वो जो एक्शन हमने लिया है वो इफेक्टिव है या नहीं है। देन एक और तरीका होता है कि उस तरह की प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो, वो एक तरीका हो सकता है। देन एक और तरीका ये हो सकता है कि ये देखने का कि जितनी शिफ्ट एक कंपनी में चलती हैं, एक कैन भी 1, 2 या 3 शिफ्ट, और जो भी अलग अलग ऑपरेटर्स हर शिफ्ट में आ रहे हैं उनके साथ भी उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर किया जा सकता है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, यहाँ तो हमने एक एक्शन ले लिया, क्या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट कहीं और तो नहीं आ रहा। हमें एक जगह तो लगा, से फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम में जब हमने पेस्टिसाइड को ये देखने के लिए कि भाई हम इन्फेक्शन के लिए कि भाई कहीं भी उसका कोई वायरस ना ले, हमने जब स्प्रे करना शुरू किया तो उसका स्प्रे तो हमने किया, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जो बहुत सारे पेंटेड और इलेक्ट्रोप्लेटेड कंपोनेंट तो उसमें रस्ट आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं उसका कि एडवर्स इफेक्ट और कहीं तो नहीं आ रहा। अब आता है पॉइंट नंबर 6, जो बात करता है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये अक्सर ऐसा होता है कि सेम तरह की चीज़ किसी और जगह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर कहीं और वो हो सकती है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि किस तरह के सिमिलर ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं या कोई सिस्टम है जहाँ पे हमें एक्शन लेना है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इन डिज़ाइनिंग का कोई प्रोसेस है जहाँ पे हमें ठीक करने की ज़रूरत है, कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वहाँ ठीक करना है, या ओवरऑल जो सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी हमें देखना है कि किस तरीके से उस पर हम एक्शन ले सकें जिससे कि वो सही हो सके। जो 7वां स्टेप है, जो आखिरी कंक्लूजन स्टेप है, वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने उसको ठीक से नहीं किया तो जो ओवरऑल हमने 1 से 6 स्टेप पे काम किया है वो हमें बेनिफिट 7वें स्टेप पे नहीं मिल पाएगा और उसे ठीक से हमने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो वो जो 7वां स्टेप है वो बात करता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और लेसन लर्न के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी कुछ हमने काम किया उन सब का कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल का कोई डॉक्यूमेंट है वो बनना चाहिए। अगर कोई ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो बनने चाहिए, या और भी कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को हमें बनाना है और उन सब के बेसिस पे फिर हमें देखना है कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ और क्या लोगों तक उसके बारे में जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची। तो वो प्रमोशन, उस बात का अवेयरनेस का बहुत पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं समरी करूं तो मैंने बात की आपसे 7 स्टेप के बारे में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो जो पहला स्टेप था वो था क्या प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। देन उसके बाद हमने बात की कंटेनमेंट, करेक्शन और इंटरिम एक्शन के बारे में। उसके बाद हमने बात की रूट कॉज एनालिसिस। जो चौथा स्टेप था वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। 5वां था इफेक्टिवनेस का इवेल्युएशन करना। छठा था हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। और जो 7वां था वो बात कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लेसन लर्न के बारे में और किस तरीके से हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में रहेगा जहां मैं स्टेप 1 के बारे में बात करूंगा, प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में, कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करना है, जिससे कि अगर उसे ठीक से डिफाइन करेंगे तो आगे के जो बाकी 6 स्टेप्स हैं वो ठीक से निकल सकें। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा आपको, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कुलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।